हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 31 मार्च से, तो इस वाले वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1968, 1986, 1992, 1996। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1986। फैक्ट जान लीजिए, अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां। अगला क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट जान लीजिए, ग्राम सेवक ग्राम स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुखिया का सचिव होता है, जबकि अन्य तीनों निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। गाइस अगला क्वेश्चन, वर्ष 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कराची, ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट जान लीजिए, पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद 1947 में कराची को राजधानी चुना गया। वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर कराची से रावलपिंडी की गई तथा पुनः 1967 में नई राजधानी इस्लामाबाद बनाई गई। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुर्ग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अंग्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, स्टोन कैंसर एक ऐसी घटना है जिसमें अंगलीय वर्षा के कारण पत्थर मार्बल का मलिनीकरण होता है। इसे मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्ल वर्षा में मौजूद प्रदूषक पत्थर का रंग बदलने के लिए उसमें प्रतिक्रिया करते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। गॉल ब्लैडर में होने वाली पथरी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यह आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकती है। दरअसल 3 से 5 mm तक की पथरी तो निकल जाती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं निकल पाती। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर इसकी सर्जरी करवाना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं उन्हें अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2001, 2005, 2004, 2002। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी का पता लगाने के लिए कर सकता है जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। भारत ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए अधिनियमन की शुरुआत की। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन की शुरुआत की।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संसद के द्वारा 12 मई 2005 को यह पारित किया गया था। इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो आरटीआई अधिनियम के तहत ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नमा बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताजा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 78 ईस्वी पूर्व। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह आपको ध्यान में रखना है कि कनिष्क जो है ये कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, पेशावर थी। उसके शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। रबतक शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्क बिम कर्दीफेश का उत्तराधिकारी था, जिसने कुषाण राजाओं की एक प्रभावशाली वंशावली स्थापित की। तो ये आपको ध्यान रखना है, कनिष्क जो था ये कुषाण राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो काल था, इसका काल 78 ईस्वी से 103 ईस्वी तक इसका काल था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 16, 18, 21, 24। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 21। एक क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइट रहता है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कुल 12 सूबों में बांटा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो जजिया कर जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर कब समाप्त किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1720 ईस्वी में समाप्त किया था। एक और आपको बात ध्यान में रखनी है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया गया। इसके बाद 1579 से 80 में पुनः समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता, स्पीकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राज्य योजना बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक सलाहकार बोर्ड है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। एक मुख्यमंत्री 28 राज्यों और कभी कभी एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक राज्य की सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल एक राज्य का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। जो अधिकार होते हैं वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी मामला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलीपुर बम मामला। फैक्ट जान लीजिए, श्री अरविंद ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थे, अतः 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद कर रखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां।
अगला क्वेश्चन है गाइस, किसने अकबर को जिल इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए जिदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अबुल फलज। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी 1581 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? सेल, भेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भेल। 19वां क्वेश्चन देखेगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जिन्होंने 29 अप्रैल को मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है, इसका गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखेगा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 1977, 1985, 1995, 1950। तो ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। पूरी डेट याद कर लीजिए आप लोग। WTO इसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1965 में। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1945 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 22वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट जो है पृथ्वी को कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन, बायोकॉम सत्याग्रह 1924-25 ये कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बायोकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल में चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? सही जवाब हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची शिपयार्ड। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कोचिन शिपयार्ड को जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ तकनीकी सहयोग के तहत 1972 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। देखिए मित्सुबिशी इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिंह राव, चंद्रशेखर, VP सिंह। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, VP नरसिंह राव। 28वां क्वेश्चन देखेगा। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? किस वस्तु की मांग लोचदार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत। 29वां क्वेश्चन देखेगा, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है।
हवा के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। नाइट्रोजन अचेतना को कम करने के लिए नाइट्रोजन के समानुपात की आवश्यकता होती है। तो सभी ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार आर्विले राइट एंड विल्बर राइट ने किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? न्यूटन सिद्धांत, जूल सिद्धांत, पास्कल सिद्धांत, प्लवन सिद्धांत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962, 1965, 1971, 1975। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1975। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवाद और अलोकतांत्रिक काल था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया था? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंग। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पास किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि राज्य के नौकरशाहों को सेंट्रल मीटिंग में वेस्ट बंगाल नाम होने के कारण वर्ण क्रम के अनुसार सबसे अंत में बोलने का मौका मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है गाइस कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। फैक्ट जान लीजिए। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 ईस्वी, सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर आपको एक पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है कि नसरुद्दीन जो महमूद थे, इनका कार्यकाल था 1394 से 1414 ईस्वी। यह आपको ध्यान में रखना है। और सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, अंगिका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मागधी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नड़ एवं तेलुगु। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? इसके वर्तमान में सीईओ हैं दिनेश कुमार खाम। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे उर्जित पटेल, वो भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 24वें गवर्नर जो थे शक्तिकांता दास ही थे।
सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक डाकघर भारत में हैं। भारत में डाकघर की संख्या 1,55,618 है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। विश्व में, ये आपको ध्यान रखना है कि डाक सेवा की शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1954 को। तो पेपर में आपके इसकी शुरुआत भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और डाकघरों की संख्या कितनी है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1,55,618 याद कर लीजिए आप लोग। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत। उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट जान लीजिए, जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल जाए, उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे हम कहते हैं अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति। फैक्ट जान लीजिए आप लोग, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। ASI पुरातत्विक अनुसंधान और हमारे देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेलवे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, MG रनाडे, केशव चंद्र सेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है विवेकानंद। काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह वह आय है जिस पर कर अवश्य नहीं हुआ है। 49वां क्वेश्चन देखेगा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पंजशीर घाटी ये कहां पर स्थित है? तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक घाटी है। यह राष्ट्रीय राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वतों के पास स्थित है। मैं बात कर रहा हूँ पंजशीर घाटी की, ये आपको ध्यान रखना है। ये मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक घाटी है। यह राष्ट्रीय राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदू कुश पर्वतों के पास स्थित है। तो इसमें आप लोगों ने करीब 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं और जो भी नए बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।